देखिए, ये जो पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये यूजीसी जुलाई 2016 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। और ये प्रश्न पत्र एमपीपीएससी समाज कार्य के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस में उत्तराखंड मेडिकल सोशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सोशल वर्क के लिए। तो समाज कार्य के कितने प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ये यूजीसी से आप लोग देख सकते हैं। तो यूजीसी का एक प्रकार से एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट और मेडिकल सोशल वर्क की जो स्टूडेंट है वो अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूजीसी वाले इस प्रश्न को भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन प्रश्नों को अगर मैं आगे लेके चलूँ तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि सामुदायिक संगठन और सामुदायिक बीच। एक सर प्लीज एक दो 10 सेकेंड, मैं ये बोल रहा हूँ 5 तारीख को इनका यूजीसी वालों का क्लोज हो जाएगा। यूजीसी के क्लास को हम बंद कर देंगे 5 दिसंबर के बाद यूजीसी की क्लास बंद रहेगी। और जब तक आपका आंसर की नहीं आएगा यूजीसी वालों का, तब तक क्लास बंद रहेगी। बाकी एमपीपीएससी की क्लास चलेगी बराबर, और उसके बाद उत्तराखंड की क्लास चलेगी। इन्हीं दो की क्लासेस बराबर लगती रहेगी। मैं यूजीसी के लिए बराबर अपडेट देता रहूँगा। मेरा ये कंसर्न है सर, एक बार 6 से अगर यूजीसी का बंद होने के बाद इतना है, 1 से 7 तो क्लास रहे। प्रश्न ये है आप सभी से कि सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के बीच का संबंध क्या है। तो अगर आप इस प्रश्न में अगर अंतर जानते हैं तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी, है ना आपको। तो मैं आप सबसे यही बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। दोनों में, एक बार सभी लोग म्यूट हो जाइए, दोनों में कोई समानता नहीं है। तो ये दोनों में कोई समानता नहीं है तो समानता है, ये गलत जी। एक बार सभी, हाँ, तो हमारा प्रश्न ये था कि जब मतलब दोनों में कोई समानता नहीं है, तो दोनों में कोई समानता नहीं है, नहीं भाई समानता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में सामुदायिक विकास का उपयोग मुख्यतः अल्प विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध किया जाता है। तो अल्प विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में किया जाता है जो सामुदायिक विकास आज के समय में, ये बात कहने का तात्पर्य है। लेकिन सामुदायिक संगठन में ये बातें कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जीवन यापन का स्तर जो है सुविकसित सामाजिक सेवा के साथ अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सामुदायिक विकास होता है वो नियोजित परिवर्तन और विकास का एक कार्यक्रम माना जाता है। हम अगर ये बोले तो ये बेटर माना जाएगा, परंतु यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि अल्प विकसित देशों को बात कह दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में, और दूसरी बात कह रहा है कि सामुदायिक संगठन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे जीवन यापन का स्तर जो है सुविकसित सामाजिक सेवा के रूप में ऊंचा उठ रहा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और बहुधा दोनों शब्दों का उपयोग जो है एक दूसरे के स्थान पर किया गया, नहीं, ये भी गलत है। सामुदायिक विकास का मतलब एक क्षेत्र है जिसमें सामुदायिक संगठन का अभ्यास व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों से 2-3 बातें बता देता हूं इनके बारे में कि सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास क्या है। देखिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। सामुदायिक संगठन समाज कार्य का एक तरीका है, बात को समझिएगा, समाज कार्य करने का एक प्रकार का तरीका है। और जबकि अगर हम बात करें सामुदायिक विकास में, तो सामुदायिक विकास नियोजन परिवर्तन विकास करने का एक कार्यक्रम है। तो आप अपने कॉपी पर एक एक वर्ड्स लिख सकते हैं, एक तरफ सामुदायिक संगठन करके, एक तरफ सामुदायिक विकास करके। एक और बात बता देता हूं, सामुदायिक संगठन जो है वो जोर की प्रक्रिया पर बल देता है। किस पर देता है बल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जोर प्रक्रिया पर बल देता है, जबकि सामुदायिक विकास जो होता है वो लक्ष्य पर बल देता है। किस पर बल देता है, लक्ष्य पर बल देता है। अगर मैं बात करूं सामुदायिक संगठनकर्ता जो होता है, सामुदायिक कार्यकर्ता या सामुदायिक परिवर्तन अभिकर्ता होता है। सामुदायिक कार्यकर्ता, सामुदायिक संगठनकर्ता, बेसिकली सामुदायिक परिवर्तनकर्ता, ये सारी की सारी कंडीशन अगर हम देखते हैं तो सामुदायिक संगठनकर्ता में या सामुदायिक संगठन में देखते हैं। किंतु अगर हम बात करें सामुदायिक विकास को लेकर तो कार्मिक होते हैं उसमें, पेशेवरों में से भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कृषि विशेषज्ञ हो सकता है, पशु चिकित्सा हो सकता है, चिकित्सा विशेषज्ञ हो सकता है, तकनीकी विशेषज्ञ हो सकता है। ये सभी के सभी विशेषज्ञ आते हैं आपके सामुदायिक विकास में। तो ये एक बात हो जाएगी। तीसरी बात थी, चौथी बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सामुदायिक संगठन में लोगों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है और सामुदायिक विकास में लोगों का विकास जो है अधिक महत्व दिया जाता है।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में क्या अंतर है ना। आगे हम बात करते हैं। मैं आप सभी से इस प्रश्न का जवाब जानना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर अगर हम बात करें तो 32 नंबर का प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निपुणता है जिसमें आवश्यकता सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं होती है। 4 ऑप्शन है कि समूह भावना के साथ कार्य करने में निपुणता। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है यानी सेकंड की कार्यक्रम विकास में निपुणता। ऑप्शन थर्ड आपसे कह रहा है कि भागीदारी में निपुणता। ऑप्शन 4 कह रहा है कि मूल्यांकन में निपुणता। प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न को समझकर जवाब देंगे तो आपका जो जवाब होगा वो सही आएगा, फिर अदरवाइज आप गलती कर बैठेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पूछा है, आप लोग का जवाब भी नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट भी करिए। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सी निपुणता है जिसकी आवश्यकता सामाजिक समूह कार्य में अभ्यास के दौरान सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक तो मूल्यांकन होगा और एक कार्यक्रम का विकास होगा, एक समूह के भावना के साथ कार्य करने की निपुणता होगी। भागीदारी में निपुणता ना होना, क्योंकि भागीदारी में क्यों ना होना, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक नेतृत्व की भावना का विकास कर चुका है। तो आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि अगर अनुपस्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसा मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, समझने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन पे वो भूमिका अपना निभा सकता है। लेकिन भागीदारी की निपुणता, भागीदारी की क्या निपुणता होती है? कुछ होती ही नहीं भागीदारी की निपुणता, ठीक है। अगर भागीदारी की हम बात करें तो सक्रिय भागीदारी के बारे में बात करता वो होती है, पार्टिसिपेशन की बात होती है, लेकिन भागीदारी में निपुणता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में कार्यकर्ता की बात जो होती है ये नहीं होती है भागीदारी में निपुणता। तो इस वजह से आपका ये इस प्रश्न का जो जवाब होगा, यहाँ पर अगर मैं आप सबसे बात करूँ तो आपका करेक्ट जवाब मिल गया होगा आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर 3। एक बार कंफर्म करिए आप सभी लोग, क्या आप सबको समझ में आ रहा है? आप लोग का नहीं कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, मैं सीन भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर अब मेरी बात आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो अगला हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कि सामाजिक क्रिया का, प्रत्यक्ष सामाजिक क्रिया का प्रतिमान का प्रारूप बताना है आपको। आप जरा मुझे इसका कमेंट करें और मुझे बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया है। अगर आपको पता होगा, अगर आप पॉइंट सेकंड देख रहे हैं, बहुत बच्चे लगा कर आ सकते हैं कि सामाजिक क्रिया का लोकप्रिय स्वरूप है ना, सामाजिक क्रिया का संचेतना का भी स्वरूप पाया जाता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी के बारे में, चौथे ऑप्शन के बारे में, वो भी सामाजिक क्रिया का एक विधायी प्रारूप भी पाया जाता है। तो यहाँ पे शारीरिक क्रिया का प्रतिमान के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग कमेंट आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोई बात है कि आप देना नहीं चाहते हैं कमेंट? अरे इसका सी है, मैंने किया है ना कमेंट। अच्छा मुझे ही नहीं, अच्छा मुझे शो नहीं हो रहा है, ओके। मुझे कमेंट नहीं शो रहे, ओके। हाँ अब आ रहे हैं कमेंट मेरे पास, अब आ रहे हैं। संगीता जी का ए आया है, टीना मैडम का सी आया है, हनी जी का सी आया है। यहाँ पे सामाजिक संचेतना का स्वरूप बता रहे हैं आप सब लोग। नहीं, सामाजिक संचेतना का स्वरूप नहीं होगा। सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया का जो प्रतिमान होता है वो बेसिकली आपका, अगर हम बात करें तो वो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। सामाजिक क्रिया के में हम बेसिकली डायरेक्ट जब भी कोई प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई लामबंदी मॉडल की बात करते हैं या द्वंद्वात्मक मॉडल की बात करते हैं, तो कर्तव्यकरण मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया का एक उपक्रम के रूप में आता है। जब वह उपक्रम के रूप में आता है तो उसे सामाजिक क्रिया का संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप बोला जाता है। तो यहाँ करेक्ट जवाब जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए का मतलब समझ रहे हैं आप सभी लोग? यहाँ जो संभ्रांत लिखा हुआ है व्यक्ति का स्वरूप में, ये आपसे किन चीज़ों के बारे में पूछना चाहता है, क्या आप बता सकते हैं? ये एक प्रकार का जो है एलिटिस्ट सोशल एक्शन मॉडल है और उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे प्रगतिशील और संवेदनशील लोगों के बारे में बात करता है, लोगों को प्रेरित करने की बात करता है, आवाज उठाने की बात करता है। ये शारीरिक क्रिया का प्रतिमान है, ये जो है शारीरिक क्रिया का प्रतिमान है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, बहुत बच्चों ने सी दिया है, सी नहीं होगा, ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को मैं आप लोगों से समझाने अच्छा, संभ्रांत का मतलब होता है श्वेता, संभ्रांत का मतलब होता है एक प्रकार से, अगर हम बात करें संवेदनशील की बात करता, संवेदनशील के बारे में बात करना या किसी प्रतिक्रिया के बारे में जाहिर करने की बात करना, वो बोला जाता है, मतलब एक प्रकार से एलिटिस्ट बोला जाता है इसको, एलिटिस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन बोला जाता है उसको, है ना। साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैं कई बार पहली बार आपसे पहले बोल भी चुका हूं, अभिजात्यवादी, मैं बोल चुका हूं आप सभी लोगों से, अभिजात्यवादी मॉडल आपने पढ़ा भी होगा, सामाजिक क्रिया का अभिजात जो है अभिजात्यवादी। तो अभिजात जो वादी मॉडल है उसी को हम बोलते हैं संभ्रांत व्यक्ति का स्वरूप, संभ्रांत उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब चलिए एक बार जरा मुझे इस प्रश्न का मैं आप सबसे जवाब जानने की कोशिश करूंगा, चलिए बताएं। एम ओके, आप लोगों को पता होगा, आप सभी लोग अच्छी तरीके से भली भांति तरीके से परिचित होंगे इस नाम से, जानते होंगे। ट्रांस एक्शनल आपने थ्योरी पढ़ा होगा या एनालिसिस पढ़ा होगा, और मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है ना, आप सभी लोगों से लिखवाया कि नहीं लिखवाया, याद आ रहा है किसी को, नोट करवाया है ना, बोलिए जी सर, करवाया, हाँ नोट करवाया है। तो आपको मैंने इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें एक अहम भूमिका अगर बुक के रूप में आती है किसी का, तो थॉमस एंटोनियो हॉर्लिस ने संव्यवहारात्मक विश्लेषण के रूप में व्यक्ति के एक दूसरे के में क्या विचार रखता है, और ये 4 प्रकार के संभावित जीवन की स्थितियों का वर्णन होता है। तो वहाँ पे 1967 में इसने इस बात को लेकर बुक लिखा था, और 87 में इस थ्योरी का काफ़ी डेवलप हो गया था, काफ़ी विकास हुआ था। तो मैं आपसे कहूँगा आप इस तरीके से चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलने का तात्पर्य आप लोग ध्यान से समझना मेरी बात को, फिर उसके बाद ऐसे आना। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए यही एक ट्रिक है, और वरना आप इस थ्योरी को गलत कर जाएंगे, फिर उसके बाद आप ऐसे आना। बात को समझ गए होंगे आप सभी लोग, इस थ्योरी को इस तरीके से चलना होता है। तो मैंने इसमें आप लोगों से यहाँ एक बात लिखवाया था, और एक चीज़ यहाँ पे लिखवाई थी, 4 मैंने कोटेशन लिखवाए थे, 4 शब्द लिखवाए थे। पहला शब्द मैंने लिखवाया था कि आई एम नॉट ओके। मैं क्यों ओके नहीं हूँ, क्योंकि अगर व्यक्ति पहली बार अगर आपके सामने आता है तो क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति में क्या समस्या है, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तभी तो जानते हैं ना। तो संव्यवहारात्मक विश्लेषण में कहता है कि मैं ओके नहीं हूँ, और आप ओके हैं क्योंकि आपके पास समस्या है, इसलिए आप ओके हैं, इसलिए आप ओके हैं और मैं ओके नहीं हूं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका यहां पर ये करेक्ट हो जाता है, और ऐसी कंडीशन पे इसको 1 डाउन पोजीशन बोलते हैं, और ये हेल्पलेस वाली होती है। तो सबसे पहली बात आती है हेल्पलेस की, हेल्प लेने आया है, मदद करने के रूप में आया है, और वो हेल्पलेस की प्रॉब्लम में है। तो ऐसे में आई एम नॉट ओके और यू आर ओके, ये कंडीशन होती है। एम का मतलब सोशल वर्कर हो गया, और यू आर का मतलब एक क्लाइंट हो सकता है। ऐसे हम सोच सकते हैं इस थ्योरी को समझने के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पे फिर आते हैं, और आपने एक कुछ जो है यहाँ पे चुनाव कर लिया होगा। दूसरे स्टेट में अगर हम बात करें, दूसरे स्टेटमेंट में फिर कहता है कि आई एम नॉट ओके, अभी भी मैं ओके नहीं हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं मिली हमें सेवार्थी से, और हमें ये पता चला जो सेवार्थी ये कह रहा था कि मैं ओके हूँ, लेकिन वो ओके नहीं है, कारण ये है कि उसके अंदर और भी समस्याएं हैं। आप ऐसे लॉजिक के आधार से समझने की कोशिश करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि अब तुम भी ओके नहीं हो और मैं तो ओके हूँ ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए आप ये बोल सकते हो कि आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप होता है, और ये बेसिकली होपलेस वाली पोजीशन आ जाती है, होपलेस वाली पोजीशन आ जाती है, ऐसा थॉमस एंटोनियो हॉर्लिस ने कहा ये दूसरे स्टेप में। तो आप दूसरे स्टेप में देखें तो आप अगर यहाँ पर देखिए, या तो आपका ऑप्शन 1 होगा, यही आपका करेक्ट होगा, बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं ये गलत की तरफ जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें, इस 4 में कहा कि मैं ठीक हूँ और आप ठीक नहीं हैं। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता को ये सारी जानकारी मिल गई है, असेसमेंट के माध्यम से सारी जानकारी उसे मिल चुकी है। अब आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि सेवार्थी जो है आपके सामने ऐसी कंडीशन पर है कि उसके लिए आप अपने क्रिया करना शुरुआत करें। जब क्रिया करेंगे, कोई भी एक्शन करेंगे, तो सेवार्थी के लिए हो सकता है कुछ भी समस्याएं हो सकती है उस क्रिया को करने के लिए, तो उसके लिए टेक्निक वगैरह लगाएंगे। इस बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं हैं, तो इसलिए यू आर नॉट ओके
आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। तो यह कंडीशन एक परिप्रेक्ष्य, एक दृष्टिकोण सामाजिक कार्यकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम ये बात कहेंगे पॉइंट नंबर 3 पर ये आएगा, और पॉइंट नंबर 4 में मैं भी ओके हो जाऊंगा और आप भी ओके हो जाएंगे, यानी सेवार्थी की भी समस्या का समाधान हो गया और आपने भी समस्या का समाधान ढूंढ लिया, तो आपका पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट हो जाता है, ये आपका 4th नंबर का, इसी को बोला जाता है आई एम ओके यू आर ओके। हेल्थी पोजीशन में आ गया है बच्चा, अब व्यक्ति अब गेट ऑन विथ हैप्पी पोजीशन, आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंग्री वाली पोजीशन में क्योंकि होता है, क्योंकि यहाँ पे सेवार्थी उसके एक्शन को करना नहीं चाहता है, तो ऐसी कंडीशन पे आप कह सकते हो कि ये 1 अप पोजीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंग्री, क्रोध की बातें जो है भावना उत्पन्न हो सकती है। कारण है आई एम ओके और यू आर नॉट ओके, इस वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पे एंग्री वाला पोजीशन। होपलेस आपका ये, और हेल्पलेस की बात हो रही है, तो आपका ये पहला वाला पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। एक बार जरा मुझे बताएं, ट्रांसएक्शनल जो एनालिसिस मैंने आपको बताया है, ये समझ में आपको आ गया है क्या? बताएं बताएं। जी सर। चलो जी सर। जी सर। हाँ, ट्रांसएक्शनल अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना आप सभी लोग, ये एक प्रकार का लेन देन विश्लेषण है, और जब भी कभी ट्रांस एनालिसिस की बात आती है तो हमें एरिक बर्न को धन्यवाद देना चाहिए, और इसलिए क्योंकि ट्रांस एनालिसिस का अवलोकन के बारे में उसकी संरचनाओं के बारे में, जी आवाज मेरा स्पष्ट नहीं है क्या आप सभी के पास? आ रही है। ओके, तो हाँ, तो ट्रांस एनालिसिस अवलोकन और उसके समय संरचना के साथ जो है काम करने वाला जो व्यक्ति था वो एरिक बर्न था। लेन देन टीए के बारे में, अगर लेन देन ट्रांस एनालिसिस की बात करते हैं, लेकिन इसी ट्रांस एनालिसिस के विश्लेषण में नाम एक फेमस एंटोनियो का नाम, ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसने बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पोजीशन माना था, और 1960 में अगर हम बात करें व्यक्तित्व का जब सिद्धांत एरिक बर्न दे रहा था 1960 में, तो ये बातें कहा था आई एम ओके यू आर ओके, ठीक है। और ये बात 1960 में किसने कहा है आप याद रखेंगे, एरिक बर्न ने बोला था, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हैं, कंडीशंस बताई गई हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न था किसके अकॉर्डिंग? प्रश्न था एंटोनियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे लेते हैं, हमने काफ़ी डीप में चर्चा कर लिया। अब यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो शायद आप लोग गलती नहीं करेंगे, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे ना, बता दे। नहीं करो। चलो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। जो है कैंपटन और गैलवे के जो समस्या समाधान का प्रतिमान है, उसके संपर्क में फेज का मतलब एक प्रकार का होता है, आप कह सकते हैं अवस्थाएं में या चरणों में आप या सोपान में उसको क्या करें, सही अनुक्रम में लगाएं। तो ऐसे प्रश्नों को आप कॉमन सेंस का प्रयोग करिएगा, मैं आप सबके कमेंट जानूंगा। हेल्पलेस आकांक्षा जी, वेरी गुड, एंड इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है आकांक्षा ने, बहुत बढ़िया। हेल्पलेस, होपलेस, एंग्री और हैप्पी हेल्थी, ठीक है आकांक्षा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यहाँ पे बी, तो आपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया है, बहुत बढ़िया, यानी यहाँ पे आप सबका जवाब आ रहा है बी की तरफ। आपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया है कि समस्या की पहचान पहले होगी जी। संविदा, हाँ देखो आप लोगों ने नहीं कहते भाई, जिसे कहते नहीं कि हम संविदा पे किसी चीज़ का अगर आप कहते हैं कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो हम उसका नाम देते हैं कि भाई ये संविदा का लेबल है, ठीक है। संविदा, इसका मीनिंग यहाँ पे यही होगा सर, संविदा पहले समस्या की पहचान, फिर लक्ष्य की पहचान, फिर संविदा अन्वेषण। हाँ, ये मीनिंग आपका यही है। एक प्रकार का संविदा का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है वो एक अनुबंधन की बात करता है, अनुबंधन की बात करता है, ठीक है। वो अगर बात भी कर रहा है किसी चीज़ का, समस्या के पहचान या लक्ष्य का या तर्कना वगैरह के बारे में, तो वो अनुबंधन की बात करता है। किसकी बात करता है? अनुबंधन का, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी प्रॉब्लम सोशल वर्क का स्किल है ये, और ये जब किसी समस्या का समाधान करेंगे तो ऐसे प्रतिमानों को हमें करना पड़ता है, ठीक है, समाज कार्य में एक सेवार्थी के साथ। तो संविदा एक प्रकार का अनुबंधन, एक प्रकार का अनुबंधन का मतलब हुआ
कि आप उसके साथ किस तरीके से लर्निंग या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं सेवार्थी के साथ, जो आगे आपकी मदद करने वाला है खोज करने में। किसके करने में? खोज करने में। किसके साथ आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, समस्या की पहचान, लक्ष्य की पहचान और संविदा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, और आपके सामने प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से आयोगों को उनके सबसे पहले स्थापित होने और बाद में स्थापित होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करिए जरा आप सभी लोग। तो आप सबको पता होगा भली भांति तरीके से, अगर राष्ट्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 याद होगा आप सभी लोगों को, आप सब लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में, 12 अगस्त 1994 आपको ये पता होना चाहिए। और आगे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो आप सब जानते होंगे भली भांति तरीके से सन 1992 में 1992 में। और प्रथम अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन रही हैं, तो कौन बताएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम? मेरा सवाल है आप सबसे। दुर्गाबाई देशमुख। अरे भाई, दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की हैं, है ना। और भी कोई व्यक्ति बताएं जरा, और भी कोई व्यक्ति बताने की कोशिश करे। मैं सत्येंद्र, अच्छा, रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक। और अच्छा जी, ठीक है, यही सही जवाब है। हाँ, जयंती पटनायक ही हैं यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, और रेखा शर्मा इस समय ये चीज़ें कर सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये 14 अगस्त 1993 का नाम आता है। ये अब आपको क्रम में लगाना है, आप जरा मुझे बताएं। मैं कमेंट देखने चल रहा हूँ। पहला आएगा सॉरी, बताएं। यहाँ पे आप सभी लोगों का जवाब भी लगभग आ ही रहा है। बी ये पहला आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा आएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तीसरा आएगा राष्ट्रीय सिपाही आयोग, और राष्ट्रीय सूचना आयोग लास्ट में आया था। सूचना RTI आई थी जिसके बाद। तो ये आपका हो जाएगा बी फॉर, यहाँ पे बी वाला सेकंड वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, यही सही जवाब है। थर्ड आपका यहाँ पे 1992 का दिखाया है, फिर फोर्थ दिखा दिया 90 जो है 93 को, फिर आपको यहाँ पे सेकंड वाला दिखाया है 94 को, और लास्ट में आपको दिखाया 2005 का, है ना। सही समझ में आया इस प्रश्न को? बताइए एक बार, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ विशेषताएं लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ व्यक्तिक समाज कार्य के सिद्धांत लिखे हुए हैं। ये प्रश्न भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और आप सब जानते होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्वीकार्यता के बारे में, तो स्वीकार्यता क्या होती है? स्वीकार्यता क्या होती है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे मुझे? कोई पूर्वाग्रह ना होना, है ना, कोई जी। स्वीकार्यता का मतलब होता है कि आप जैसा भी सेवार्थी होगा वैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए उसके साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा ये तो बात, है ना। आगे अगर हम बात करें तो दूसरे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर व्यक्तिकरण के बारे में। व्यक्तिकरण क्या कहता है? व्यक्तिकरण, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, इसलिए अनोखापन होगा, इसलिए वह अनोखापन होगा, इसलिए वो आपका यहाँ पर हो जाएगा यूनिक है। अनिर्णायक मनोवृत्ति के बारे में अगर मैं बात करूं तो अनिर्णायक मनोवृत्ति क्या हो सकती है? ये एक प्रकार का औचित्य, नहीं, वस्तुनिष्ठता कहाँ से होगा? औचित्य होता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है एक प्रकार के भावनाओं को, उद्देश्य को व्यक्त करने में वस्तुनिष्ठता हो गई। यह आपका इससे सही हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, यह आपका औचित्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा, अब आप मैच करके देखिए, ए का आपका मैच हुआ है बी से, और ए का बी से मैच हुआ है, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन 4 भी है, बी का 4 है, बी का 4 है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही आपका करेक्ट है। आगे बात करते हैं।
प्रश्न आपके सामने सिद्धांत, ये प्रश्न एक बार और आया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था और बताया भी था अच्छे से कि यक्स सिद्धांत किसने दिया है, यक्स थ्योरी ने किसने दी है। तो आपको पता होगा यक्स नहीं था, यक्स वाई करके थ्योरी आती है। यक्स वाई में डगलस मैक ग्रेगर का नाम आता है, थ्योरी यक्स और वाई। ये थ्योरी यक्स और वाई का जो नाम आता है वो किसका नाम आता है, डगलस मैक ग्रेगर का नाम आता है। और अगर मैं बात करता हूँ थ्योरी जेड के बारे में, तो थ्योरी जेड में जो है 1969 में जर्नल ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के माध्यम से ये मैस्लो का नाम आता है, अब्राहम मैस्लो का नाम, तो थ्योरी जेड का नाम में आता है। और अगर हम बात करें, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था सर उन्होंने जी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, हाँ, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी दिया था। और अगर हम बात करें द्विकारक सिद्धांत के बारे में, तो द्विकारक सिद्धांत में नाम आता है फ्रेडरिक हेज़बर्ग का नाम, हेज़बर्ग का नाम। अब अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपको तो क्लियर हो गया कि भाई ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ आप सभी लोगों से। तो अगर आप इसका मैच करेंगे तो कैसे मैच करेंगे, कैसे मैच करेंगे, तो मैं आपसे बताऊं कि अगर जड का सिद्धांत अगर आप कह रहे हैं, यहाँ पर जड का सिद्धांत अगर आप सभी लोग बोल रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लगाएं वह व्यवस्था जो कम औपचारिक रूप से हो, ठीक है, ये जड का सिद्धांत है, ठीक है। और अगर मैं सिद्धांत यक्स के बारे में बात करता हूँ, सिद्धांत यक्स के बारे में बात करता हूँ, तो यह एक प्रकार का निर्देशन देने का दावा करता है। और सिद्धांत अगर वाई के बारे में बात करूँ, तो यह आत्मनिर्देशन और आत्मनियंत्रण करने की बात करता है। और द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात करूँ तो अभिप्रेरणा का स्वच्छता के बारे में बात करता है, जहाँ पर फ्रेडरिक ने बात किया था, हेज़बर्ग ने, अभिप्रेरणा और स्वच्छता को लेकर। अगर आप ये भी मत सोचना कि अगर यहाँ पर सिद्धांत बोला है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत यहाँ पे लिखा है हम इसी को लगा दें। यह अभिप्रेरणा का एक स्टेटमेंट है, एक स्वच्छता का स्टेटमेंट है जो दिखाया गया है टू वे थ्योरीज में दिखाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हेज़बर्ग का, फ्रेडरिक हेज़बर्ग का नाम इसमें आता है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, पहले का आपका जाएगा थर्ड से, और पहले का थर्ड जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है, इसलिए आपका ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न बहुत सरल है और मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग अपने तरीके से भी कर रहे होंगे, मैच करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे अपने मन से, है ना। और अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, अन्यथा फिर तो दिक्कत है आप सबके लिए। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। एक तरफ रक्षा युक्ति है, दूसरी तरफ भावनाएं और मनोवृत्ति है। जरा मुझे बताएं आप सभी लोग कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, है ना, इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ जवाब भी जवाब किसी का भी नहीं आया, केवल आकांक्षा जी का आया है सी। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो प्राज्ञीकरण होता है, प्राज्ञीकरण किससे मैच करने वाला है, तो इसमें आपको क्या देखना होगा प्राज्ञीकरण में, है ना, यहाँ पर प्राज्ञीकरण है, तो ये आपसे मैच करेगा। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो आपसे यहाँ मैच करेगा, ठीक है, आपका मैच करेगा कि द्वंद्व का परिहार करने पर, ठीक है, द्वंद्व का परिहार करने हेतु तर्क एवं तर्कणा से होगा, ठीक है, तर्क एवं तर्कणा से होगा। अगर हम बात करते हैं दुश्चिंता का विपरीत भावना या मनोवृत्ति का विकसित करने की बात करते हैं, दुश्चिंता के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, प्रतिक्रिया, ये मैच करेगा प्रतिक्रिया का विधान, वेरी गुड, ये आपका इससे हो जाएगा। और दुश्चिंता का परिहार अगर करने की बात कर रहे हैं, परिहार करने की बात, दुश्चिंता के बचाव, परिहार का मतलब बचाव, है ना, तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा, पृथक्करण, आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पृथक्करण। और आपका बचा ये मनोवृत्ति, जहाँ पे विश्वास व्यवहार की व्याख्या करने का प्रश्न हो रहा है, औचित्य स्थापन। तो ये प्रश्न है रक्षा युक्तियाँ सिगमंड फ्रायड की, किसकी हैं, फ्रायड की, आप लोग ध्यान रखेंगे सभी।
एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, एक तरफ प्रवर्तक के नाम है। आपको मैच करने हैं किसने क्या बातें कही हैं, इसका कमेंट आप लोगों को करना है। आप लोग बताएं जरा मुझे। सेवार्थी अगर हम केंद्रित की बात करते हैं तो कार्ल रोजर्स का नाम आता है, आप सबको पता होगा। संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में बात करते हैं तो एक प्रकार से इनका जब नाम आता है एरोन बेक का नाम आता है संज्ञानात्मक चिकित्सा में भी, और समव्यवहार विश्लेषण में भी इसी का नाम आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। गेस्टाल्ट चिकित्सा के बारे में बात करें हैं तो इसमें फ्रिजेट्स फल्स का नाम आता है, और प्रकारात्मक सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये ऑटो रैंक का नाम आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो होगा 1 का 4 और 1 का 4 केवल ऑप्शन नंबर, अच्छा पहला और थर्ड में भी है, दूसरा का 1 है, दूसरा का 1 है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, अपने मन से अगर आप नहीं करेंगे क्वेश्चन को तो आप सबके लिए ही ये दिक्कत होगा, इसलिए आप सभी लोग इस प्रश्न को अपने तरीके से भी करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सबको ही यही काम आने वाला है। भारत में तलाक की दर पश्चिमी देशों की तुलना में कम है, क्या ये बात आपको ठीक लग रही है कि भारत में जो तलाक है उसकी जो दर है पश्चिमी देशों की तुलना में कम है भारत में, क्या ये ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 का है, तो यहाँ पे अगर आप सही कह रहे हैं तो बात ठीक है। चलिए ओके करते हैं इस बात को भी कि भारत में भी तलाक की दर जो है पश्चिमी देशों की तुलना में कम है भारत में, और सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार जो है महजूद रहने के कारण भारत में तलाक दर जो है वो कम बनी रहेगी क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार मौजूद है भारत में। तो ये भी बात तो ठीक लग रही है, तो कारण भी एक प्रकार से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्यों कम है, ये बता भी रहा है, तो इसलिए इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो थर्ड वाला सही माना जाएगा, सी वाला। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 42, जब लोग रोग से निशक्त हो जाते हैं, निशक्त का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? निशक्त का मतलब समझ रहे हैं? बताइए जरा सतेंद्र जी। निशक्त का मतलब होता है एक प्रकार का, अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांगता की तरफ रिप्रेजेंट करता है निशक्त शब्द। तो जब लोग रोग से निशक्त हो जाते हैं तो उसके फलस्वरूप उसके परिवार और सदस्य अन्य के ऊपर दबाव आ जाता है जो उनकी सहायता और पालन पोषण करते हैं। बात तो ठीक लग रही है, और ठीक लग रही है नहीं, ये बात भी आपकी सही है। ऐसा होता है कि कोई रोग है और उस रोग की वजह से धीरे धीरे अगर वो निशक्त की तरफ जाता है तो परिवार पर, सदस्यों पर, अगर हम बात करें परिवार के सदस्यों पर, उनकी सहायता और पालन पोषण करते समय उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ जाता है, ऐसा देखा जाता है। ये एक लॉजिक चीज़ें हैं और आप ऐसा वर्तमान समय में देख भी सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। हाँ, अगर हम आर की बात करें, सामाजिक कार्यकर्ता उन सभी प्रासंगिक व्यवस्थाओं और जीव वैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं जिनसे किसी व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित होता है। तो ऐसी कंडीशन पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है उन सभी प्रासंगिक व्यवस्थाओं को जो जीव वैज्ञानिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देता है और किसी व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब ये भी सही है कि सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, एक प्रकार से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देता है और किसी व्यक्ति की स्थिति को क्या करता है, प्रभावित भी करता है। तो ये भी बात ठीक है, लेकिन दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है, इसलिए आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ये दोनों सही मानेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। 42 का सही जवाब अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सेकंड सही है। भारत में मनोविकार से पीड़ित व्यक्तियों को लांछन झेलना पड़ता है, क्या ये बात ठीक लग रही है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में मनोविकार से पीड़ित व्यक्तियों को लांछन झेलना पड़ता है, ये बात ठीक है। अनेक भारतीय रूढ़िवादी और कट्टरपंथी होते हैं, फैक्ट से प्रश्न है। अनेक भारतीय बिल्कुल होते हैं सर, दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं करते। हाँ, तो यहाँ व्याख्या भी कर रहे हैं ना, देखो, हाँ यहाँ अगर हम व्याख्या भी तो कर रहे हैं, देखो, भारत में मनोविकार से पीड़ित व्यक्तियों को लांछन झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि अनेक भारतीय रूढ़िवादी और कट्टरपंथी होते हैं।
इसलिए व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट माना जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जब ऐसे छोटे प्रश्न मिले तो आप क्योंकि लगाएं और लगा के सही जवाब ढूंढने, क्योंकि सही बैठ रहा था, रीजन भी मिल रहा था, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करें तो परिवार में कार्य करने से सामाजिक कार्य व्यवहार में सहायता मिलती है। आपका ये बात सही लग रही है कि अगर परिवार में कार्य करने से सामाजिक कार्य व्यवहार में सहायता मिलती है? क्या ये बात ठीक लग रही है? बिल्कुल ठीक है कि परिवार में कार्य करने से समाज कार्य व्यवहार में सहायता मिल जाती है। तो ये हमें आपको सही मानना है हम सभी को। फिर कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवार्थी की पृष्ठभूमि अवश्य समझना चाहिए। क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवार्थी की पृष्ठभूमि समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए, ये भी सही बोल रहा है आपका। अब आप लोग क्योंकि लगाइए और बताइए व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही है। आप लोग क्योंकि लगाइए, पढ़िए मन में एक बार। हाँ, व्याख्या हो रही है। हाँ, परिवार में कार्य करने से सामाजिक कार्य व्यवहार में सहायता मिलती है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की पृष्ठभूमि अवश्य समझना चाहिए, अवश्य समझना चाहिए। तभी ऐसी कंडीशन पर ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही माना जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 45 के बारे में, कह रहा है कि व्यवस्था को बदलने के लिए समूह की व्यवस्था के भीतर जो है रणनीति व्यक्तियों और उप समूहों तक पहुंच होनी चाहिए। ये आपका ये कह रहा है कि व्यवस्था को बदलने के लिए समूह की व्यवस्था के भीतर जो है रणनीति व्यक्तियों और उप समूहों तक पहुंच होनी चाहिए। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है कि यह स्टेटमेंट सही होना चाहिए? बताएं। बिल्कुल होना चाहिए सही। यह आपका सही है कि व्यवस्था को बदलने के लिए समूह की व्यवस्था के भीतर की रणनीति और व्यक्ति और समूहों की पहुंच होनी चाहिए। समूह नेतृत्व का मत निर्माताओं को निपटने की समर्थता को या सामर्थ्यता को अवश्य होनी चाहिए। एक प्रकार से समूह नेतृत्व का अगर मत के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी जो निर्माताएं होते हैं उनके निपटने की जो सामर्थ्यता होती है वो अवश्य होनी चाहिए। तो आपका अभिकथन भी और तर्क भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस वजह से आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाला सही करेंगे। ए और आर दोनों सही हो जाएगा। अब आपके सामने गद्यांश है, इसमें आपको अगर मैं कहूँ तो आप लोग इसको कर लेना, कि अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा, है ना। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से कोशिश करेंगे हम सभी लोग इसको करने का, सॉल्व करने का सोचेंगे कि गरीबी कम करना है तो सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। ट्रिक का यूज करेंगे हम सभी लोग बिना गद्यांश पढ़े हुए। तो हमने क्या कहा कि समाज में प्रत्येक, सबसे बड़ा दिख रहा था ये, तो समाज में प्रत्येक सदस्य अंतर्निहित मान मर्यादा और अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यही बात ठीक लग रही है। अगर हम ऑप्शन ए की भी बात कर लेते हैं तो गरीबों की भौतिक सहायता प्रदान करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, ये बेसिकली गरीबी को कम करने से लेकर इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर सबसे बेटर माना जाएगा, आप लोगों को सबसे बेटर माना जाएगा ऑप्शन ए की अपेक्षा सी वाले को। तो यहाँ पर आप सही जवाब देंगे सी को। ऑप्शन आपका सी सही माना जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, और सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा ऑप्शन ए में मिल गया, यही आपका सही हो जाएगा। और अब उसके बाद आपका बड़ा है 4th में भी, लेकिन हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं कि सूक्ष्म स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता गरीबी से निपटने के लिए क्या हो सकता है। तो लोगों की अपनी स्थितियों को समझने और यथासंभव उसके व्यवहार को वातावरण में परिवर्तन करने या लाने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कभी मैं कहूँ कि इन्वायरमेंट में परिवर्तन या चेंजेस की बात करता है, वो ऑप्शन हमेशा सदैव सत्य होता है। दूसरी बात करता हूँ कि सामुदायिक विश्लेषण, सामाजिक नियोजन, समुदाय को संगठित करके समाज कार्य की निपुणता विकसित करके। तो आप बताइए इन दोनों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 को आप थोड़ा सा सोचिए दोनों में। तो सबसे अच्छा अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो 1 वाला सही लगा जा रहा है, तो इसलिए आपका ए सही है। सामुदायिक विकास को अभिवर्धित ध्यान देकर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए की अपेक्षा, और लोगों को रचनात्मक नवीन के अपेक्षा इससे भी बेटर ए है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 मैंने एक ट्रिक बनाया है आप लोगों को, सबसे बड़ा आपका ऑप्शन 4 है, तो इसलिए ऑप्शन 4 को टिक लगाएं।
अब आपका इसका सही जवाब में अगर कंपेयर करना है तो आप कंपेयर भी कर ले, तो यही आपका सही है कि सामुदायिक अभ्यास और सामुदायिक कार्य के साथ व्यक्तियों के विचारों को, परिवारों को जोड़ा जाना या संसाधनों का अवसर अभिवृद्धि को संकेंद्रित करना, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही है। बाकी और भी ऑप्शन के आप कंपेयर करेंगे तो गरीबी कम करने के लिए केंद्रीय विचार पर बल देंगे, तो इन तीनों के ऑप्शन से ज़्यादा अपेक्षा यही बेटर माना जाएगा। कंपेयर भी करके देख लेंगे तब भी यही होगा। आगे अगर हम बात करें, समुदाय अभ्यास में सामाजिक कार्यकर्ता बल देता है, अभ्यास पे सबसे बड़ा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा। और आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे भी, क्योंकि एक चीज़ मैंने बताया है, जब कभी अवसर की बात हो तो आप हमेशा उसको सत्य मानेंगे। बाकी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका ए ही लगेगा, ठीक है, ए ही सही लगेगा, तो ए ही इसका सही जवाब है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस पैराग्राफ के संदर्भ में कौन गरीबी को कम करने की कार्यकर्ता की भूमिका नहीं होती है, तो आपको जब नहीं होगी तो बताइए, सामुदायिक विकास की भूमिका तो होगी, सामुदायिक अभ्यास की भी होगी, तो ये बात तो तय हो गया कि ए होगा, या तो ए होगा या तो फोर्थ होगा यहाँ पे 50 में। तो आप ये ऐसा ना सोचे इस तरीके का नंबर लगा के कि डी होगा, थोड़ा सा छोटा ऑप्शन है, हाँ, तो आप सोच ले, थोड़ा सा पढ़ भी ले कि गरीबी को अत्यंत, अगर आप डी करें तो घरेलू हिंसा, बाल दुर्व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य के विषय को निपटाने की बात, ये सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। लेकिन गरीबी को जो है आक्रांत व्यक्तियों की भौतिक सहायता करना, ये नहीं होता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रांत। आगे बात करते हैं। अब आपके सामने यहाँ आप सभी का जो है आंसर भी मिल जाएगा, ये सारे के सारे आंसर भी हैं, आप देख सकते हैं। 50 का ए वाला था और मैंने पहले वाले को ही सही जवाब दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, वही जुलाई माह का ही है, समाज कार्य का तृतीय प्रश्न पत्र है, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। अब पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और MPPSC समाज कार्य के लिए और UGC का, तो ये पेपर ही है जो इतनी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है UGC का। तो क्वेश्चन एक कह रहा है कि सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य के या सेवा कार्य में बैठक के स्थान के चयन का अधिकार अधिमान्यता डैश में निहित होती है, एजेंसी में निहित है, सेवार्थी में निहित है कि निहित है आपका सामाजिक कार्यकर्ता में कि सेवार्थी के साथ व्यक्तियों में। मैं आप सभी लोगों से इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करूंगा। बताएं आप सभी क्या आप सबके यहाँ पे जवाब होने चाहिए, बताएं आप सभी लोग यहाँ पर क्या होना चाहिए। ऑप्शन आप लोगों का जवाब भी आ रहे हैं मेरे सामने। भावना तिवारी आपका सी आया है, रूपम जी बी आया है, सतेंद्र जी का भी बी आया है ऑप्शन में, संगीता मैडम का भी बी आया है, आकांक्षा जी का भी बी आया है। मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर व्यक्तिक सेवार्थी कार्यकर्ता की बात हो रही है तो आपके दिमाग में एक ही बात आया कि ये तो केस वर्क है, ये तो केस वर्क है, और जब ये केस वर्क है तो जाएगा किधर, बताइए। सेवार्थी में जाए। सेवार्थी के साथ व्यक्ति थोड़ी ना, सेवार्थी के साथ अगर कोई आपके पास मान ले कोई क्लाइंट आएगा तो उसको निहित करेंगे। कार्यकर्ता के साथ व्यक्ति नहीं, क्लाइंट के साथ नहीं, यहाँ पर सेवार्थी होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपसे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड का कि 25 सितंबर 2015 को, बात को बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये प्रश्न है आपके सामने, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार करने किए गए प्रस्तावित सतत विकास लक्ष्य, जिसको आप बोलते हो SDG, है ना, SDGs के लक्ष्यों में टारगेट की संख्या अभी, अच्छा कौन बताएगा मुझे सूचक, जो सूचक दिए गए थे वो कितने थे, बताएं सूचक कितने थे। 304 हाँ 304 थे, और 300 जो जीरो अगर आपको माना है वो आपका माना है UGC वालों ने, UGC वाले ने माना है ये 304, और ये आपको ध्यान रखना होगा। मैंने उस समय आपको बताया भी था कि जो टारगेट रखे गए हैं
सतत विकास लक्ष्य में वो 17, और जो आपका एक प्रकार का विशिष्ट टारगेट या एक प्रकार से आप विशिष्ट लक्ष्य की बात करते हैं तो 169। मैंने कई बार बोला है आप लोगों से, कितने देश थे? 193 देश तो आज तक पूछा नहीं गया है। सूचकांक, लक्ष्य और टारगेट पूछे जाते हैं, है ना, यही पूछे गए हैं 3 टाइप के प्रश्न, बाकी तो वो पूछा ही नहीं गया। ये प्रश्न तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। मैं आप सभी से ही जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आप सभी लोगों को पता होगा ये प्रश्न, आप सभी लोग ये प्रश्न जानते होंगे, है ना? हाँ, यहाँ अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैरी रिचमंड का नाम जानते होंगे आप सभी लोग। सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस, अरे यार सॉरी, मैरी रिचमंड, व्हाट इज जो है सोशल डायग्नोसिस, व्हाट इज सोशल केस वर्क, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क। मैरी रिचमंड का नाम आता है कि नहीं आता है इसमें? अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग प्रोसेस की बात करते हैं, जहाँ पे ग्रुप सोशल ग्रुप वर्क की बात करते हैं, तो गेशल कोनफ्का का नाम लेते हैं हम लोग। याद आया आप लोगों को? गेशल कोनफ्का का नाम लेते हैं 1971 में, याद नहीं आ रहा है? ये आपका उसमें आ जाएगा। अब्राहम फ्लेक्सनर ने क्या किया था 1915 में? दान और सुधार के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है नामक एक विवादास्पद भाषण दिया था। ये नाम आता है अब्राहम फ्लेक्सनर का। हर्बर्ट बिस्नो का नाम आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। हर्बर्ट बिस्नो समाज कार्य दर्शन में नाम आता है जी, दर्शन में सर। हाँ, समाज कार्य सर दर्शन में। अच्छा, एक चीज नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, मुझे यहाँ पर हालांकि प्रश्न हो सकता है पूछ ले आप सबसे, जब भी कभी आप सबसे प्रश्न पूछे गेशल कोनफ्का के परिप्रेक्ष्य में, दृष्टिकोण में, तो चिकित्सकीय समूह बच्चों के साथ काम करने की बात किया था। चिकित्सकीय समूह बच्चों के साथ काम करने की बात किया था। ये 1949 में गेशल कोनफ्का ने बोला था, गेशल कोनफ्का ने बोला था। याद रखिएगा, थोड़ा सा मुझे लगा है इंपॉर्टेंट कि भाई इसके नाम से हो सकता है पूछ ले ऑप्शन में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मेक इन इंडिया का एक लक्ष्य के बारे में, और आप भली भांति तरीके से पता होगा आप सभी लोगों को। आप जरा मुझे बताएं मेक इन इंडिया का लक्ष्य। ऑप्शन को पढ़ें अपने तरीके से और करने की कोशिश करें आप सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो मेक इन इंडिया है वो उसका प्राथमिक बेसिकली जो मोटो बनाया गया, उद्देश्य बनाया गया, भारत के विनिर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए, है ना। यही चीज़ें बनाई गई थी जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में बात करें। अब देखो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया हूँ, नोट करिएगा, DPIIT। कभी कभी पूछता है ये नाम, ये किससे संबंधित होगा, तो मेक इन इंडिया से संबंधित होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मेक इन इंडिया से संबंधित होगा, ये नोट करने की कोशिश करिएगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो विनिर्माण क्षेत्रों को मजबूत करने में इसकी एक अहम भूमिका रही है, एक अहम उद्देश्य रहा है इसका। एक बात तो ये क्लियर हो गया होगा, आप सभी लोगों को पता हो चुका होगा। बताइए एक बार सभी लोग, इसका जब मेक इन इंडिया की पहल की गई थी तो 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। नोट कर लीजिएगा ये भी आप लोग, ये भी 2014 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इन्होंने बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों को लेकर इन्होंने उद्देश्य बनाए थे, जिसमें उत्पादन और निर्माण को लेकर मोटिवेट किया था। तो वैश्विक निवेश को लेकर उन्होंने आकर्षित करने को लेकर बात किया, कार्यों को अवसर देने की बात किया था, और अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने की बात किया था, और नवीन कार्यक्रम नियोजित करना, नवीन कार्यक्रम नियोजित करना ये नहीं बनाया था। बाकी यहाँ पर वैश्विक और जो है निवेश करने के लेकर, कार्य को अवसर को लेकर, अर्थव्यवस्था उन्नत करने के लेकर, ये 3 बातें कही थी। आपका ये 4th वाला नहीं था। यहाँ पे सही जवाब 1 2 3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक बार बताते भी चलिए आप सभी लोग, थोड़ा थोड़ा सा, है ना,
तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। मैं आप सभी से एक नाम जानना चाहूँगा कि अवसाद का दूसरा नाम क्या होता है। एक मेरा पर्सनल टाइप का नहीं है, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे आप सबके दो नाम होते हैं वैसे अवसाद का भी एक और नाम होता है। आप मुझे बताइए। सर एक प्रकार की मेनिक, इसका नाम मेनिक करके एग्जाम में दे देता है, मेनिक करके दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेनिक जो है डिप्रेशन, वो बेसिकली रिप्रेजेंट होता है। मेनिक डिप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट होता है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ें। आगे अगर हम बात करें तो अत्यंत दुखीपन और एकाकीपन की भावना के अगर हम लक्षण की बारे में बात करें तो वो अवसाद का ही बताता है, तनाव को बताता है, डिप्रेशन को ही बताता है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। और दुर्भीत आपको पता होगा, फोबिया, फोबिया मैंने बताया ना, फोबिया का दूसरा नाम दुर्भीत, याद नहीं आ रहा आप लोगों को? बताएं आप लोग, मुझे बताएं। हाँ, नहीं बोल रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा है? जी सर। अगर हम बात करें व्यामोह के बारे में तो व्यामोह क्या होता है? एक अवास्तविक अविश्वास या सताए जाने की भावना जो मानसिक बीमारी को संकेत करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? व्यामोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यामोह बोलते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर हम एक और ऑप्शन में अगर देखें, हिस्टीरिया कौन बता सकता है? कोई बता सकता है हिस्टीरिया क्या होती है? हिस्टीरिया क्या होती है? हिस्टीरिया भावनात्मक अधिकता का वर्णन करता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा, अक्सर भावनात्मक रूप में चार्ज किए गए व्यवहार का वर्णन करना, अत्यधिक नियंत्रण या नियंत्रण से अत्यधिक बाहर हो जाना, वो हिस्टीरिया का रिप्रेजेंट करने लगता है। किसको रिप्रेजेंट करने लगता है? हिस्टीरिया को रिप्रेजेंट करने लगता है। मेरी बात समझ में रहे हैं आप लोग? जैसे मूवी देखा होगा, कौन सी मूवी था, साउथ की मूवी है, अक्षय कुमार ने भी बना रखा है मूवी। वो इस तरीके का अत्यधिक अगर हम बात करें, जिसे वो बचपन में उसको कहानी सुनाया जाता था, है ना, और याद नहीं आ रहा मुझे, वो थोड़ा सा हॉरर मूवी है। तो वो उससे क्या थे? हिस्टीरिया। हम उस चीज़ को क्या चीज़, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए, मुझे वो नाम लगा कुछ इस तरीके का। लक्ष्मी बम। पता नहीं कैसे बोल लो, आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे पास। सर लक्ष्मी बम। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं थे। पुरानी मूवी थी, उसमें डॉक्टर बन के आया था, वो इलाज करता है वो। आगे चलिए बात करते हैं। भूल भुलैया नहीं, आगे बात कर लेते हैं। छोड़िए उसको, अब छोड़िए। वर्तमान में असामान्य मनोविज्ञान का सर भूल भुलैया। भूल भुलैया है वो प्रवेश उसमें। चलो, वो विद्या बालन की बीमारी होती है। चंद्रमुखी किसी ने बोला है, चंद्रमुखी किसी ने बोला है, चंद्रमुखी। वेरी गुड। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान में जो है असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है क्या? असामान्य मनोविज्ञान क्या कहलाता है, ये मैं आप सबसे ये जानने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 है और इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? तो देखो, यहाँ आप अगर देखें, वर्तमान में असामान्य मनोविज्ञान जो कहलाता है, मनोविकृति विज्ञान कहला रहा है ना? यही आपका सही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये ऑप्शन आपका जो ए वाला है यहाँ पे, मनोविकृति वाला, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फील्ड ऑफ स्टडी है ना। साइकोपैथोलॉजी बारे में अगर हम बात करते हैं, जो सामान्यतः अनुभूत व्यवहार अनुभव का अध्ययन करना, क्या कहलाता है? साइकोपैथोलॉजी कहलाता है, जो सामाजिक मानदंडों के अनुसार भिन्न होता है और कई निर्माणों पर टिकी होती है। ये चीज़ें सामाजिक आदर्श माना भी जाता है। तो जो होता है मनोविकृति विज्ञान होता है। तो मनोविकृति विज्ञान हम पढ़ेंगे वर्तमान में असामान्य मनोविज्ञान। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका केवल यहाँ पर ए वाला ही सही जवाब होगा। बाकी यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंटिंग नहीं, मनोविकार नहीं करेंगे, ना ही असामान्य व्यवहार अध्ययन करेंगे, ना ही तंत्रिका तापी, ये सब अलग आ जाएगा, है ना, ये सब अलग है।
डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। असमान व्यवहार के बारे में रिप्रेजेंट ही नहीं करता है ये सारी के सारे लोग, इनका भूमिका ही नहीं आती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समूह कार्य की निपुणता को एचबी ट्रेकर के द्वारा नहीं किया गया है। अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे, और नहीं पता होगा तो फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो आप लोग जरा मुझे बताएं। देखिए इसने वर्तमान की वास्तविकता का प्रयोग कर, हाँ, सामाजिक निपुणताओं में बेसिकली उद्देश्य का संबंध बताया था, समूह स्थिति का विश्लेषण बताया है, समूह में भागीदारी भी बताया है, वर्तमान में वास्तविकता का प्रयोग भी। देखो बहुत बच्चे क्या कर जाते हैं, यही गलती करते हैं, वर्तमान देख लेते हैं, वास्तविकता देख लेते हैं, ये चीज़ें देख कर लगा देते हैं। लेकिन सामाजिक समूह कार्य की जो निपुणताएं थी एचबी ट्रेकर ने इसके बारे में बात नहीं किया वास्तविकता का प्रयोग करके। ठीक है, ये चीज़ें आप अगर देखें तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, सामाजिक नीति संस्थागत पुनर्वितरण प्रारूप से संबंधित है। किस प्रारूप से संबंधित होगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, और इसका मैं आप सभी लोगों से जवाब जानने की कोशिश करूंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप सब भली भांति तरीके से जानते होंगे, अच्छे तरीके से आप सबको पता है कि सामाजिक नीति एक संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल है, और यह मॉडल सामाजिक कल्याण को एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में देखता है जो समाज का हिस्सा है। जरूरत के सिद्धांत पर अगर हम बात करें, ये सेवा जो है सेवाएं प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कल्याणकारी राज्य जो समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस अधिनियम में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जो है नियोक्ताओं की अपेक्षा की जाती है कि वो नियोजन की शर्तों को परिभाषित करेगा। और प्रश्न बहुत सरल है, इससे सरल प्रश्न यूजीसी में नहीं आएगा, और ये बहुत ही इजी प्रश्न आ गया था। अब आप लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है ये, जहाँ पे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बारे में बात कर रहा है। और आप लोगों को, मुझे पता है आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऐसा आप लोगों के विचार में जो है आ रहा होगा। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, आप सभी लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 का, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को उनके तहत रोजगार के शर्तों और औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया, और उनके प्रमाणन के प्राधिकार को प्रमाणित करते हुए उसमें जो भी मौजूद थी वो अस्थायी आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता को लेकर बात की गई, और यहाँ पे नियोजन के शर्तों के रूप में भी परिभाषित किया गया। तो एम्प्लॉय को लेकर बात करना, बेसिकली ये अधिनियम अस्थायी आदेश अधिनियम जो है 1946 का है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अपने आप में काफ़ी अच्छा था, इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये आप सभी के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे खासकर आप सभी लोग। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2014 वैश्विक परिभाषा के अनुसार समाज कार्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं देने के संबंध में बात करता है। ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। आप लोगों से मैं जवाब जानने की कोशिश करूंगा, आप लोग मुझे बताएं कि क्या है वर्ष 2014 में जो बात ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समाज कार्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं दिया, बाकी को बढ़ावा देने की बात की थी। आप सबको बता दूं यहाँ पर एक सिंपल शब्दों में कि समाज कार्य एक अभ्यास आधारित पेशा है जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, है ना, बात को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, है ना, आप सभी लोग यहाँ पर जो है प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें विकास, परिवर्तन, संशक्ति, ठीक है, संशक्ति और लोगों की मुक्ति के बारे में, मुक्ति को बढ़ावा देना, सामाजिक एकजुटता के बारे में बात करना। मैं एक एक करके बोल देता हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकजुटता, लोगों की सशक्तिकरण, मुक्ति को बढ़ावा देना, ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है जो वर्ष 2014 में वैश्विक परिभाषा के अनुसार समाज कार्य को बढ़ावा देने की बात किया था। इनमें से अगर एक नहीं दिया है वही आपका हो जाएगा, और वो आपका यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है सामाजिक विकल्प, यही आपका सही हो जाएगा। बताएं जरा आप सभी लोग, समझ में आया ये प्रश्न आप सभी लोगों को? सामाजिक न्याय के सिद्धांत, मानवाधिकार, सामूहिक जिम्मेदारी और विविधता के लिए सम्मान सामाजिक कार्य को केंद्र में रखा गया है। ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
11 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था उपागम में कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा प्रश्न है और आप सभी को ये प्रश्न का जवाब भी पता होगा और मैं आप सभी लोगों से इस प्रश्न का जवाब जानने की कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे बताएं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। आप सबको पता होगा ये एक प्रकार का सिस्टम्स जो है सिस्टम्स या सिस्टम्स अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं व्यवस्था। तो सिस्टम की एक प्रणाली है जो कार्यमुखी प्रणाली, समर्पित प्रणालियों का एक संग्रह के रूप में देखा जाता है। एक नई अगर हम बात करें व्यवस्था को एक संसाधन के रूप में, एक क्षमताओं के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। तो कार्य क्षमता और प्रदर्शन जो प्रदान करता है वो व्यवस्था उपागम है। और पूछा है कि नहीं करता है तो आप सबको ये बात मैं बता देता हूँ। ये अगर जब आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ अगर अप्रोचेस के बारे में भी पढ़ें तो एक सिस्टम डायनेमिक होता है। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, व्यवस्था उपागम के प्रकार। तो व्यवस्था उपागम के अगर प्रकारों पर अगर चर्चा करें तो एक आपका होता है सिस्टम अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, सिस्टम डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। या हम इसे कह देते हैं कि गत्यात्मक, व्यवस्था गत्यात्मक होती है। दूसरा एक होता है व्यवहार्य प्रणाली मॉडल होता है, ठीक है। व्यवहार प्रणाली मॉडल होता है, दूसरा आपका होता है। और तीसरे के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके टाइप में बता रहा हूं आप सभी लोगों से। तो रणनीति विकल्प विकास का एक प्रकार का होता है विश्लेषण करना, ये भी आता है, ठीक है। तो विकास का करने की बात कर रहा है, अभी कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा लक्ष्य वगैरह के बारे में, ठीक है। अभी आप समझते चलिए साथ ही साथ। और सिस्टम सॉफ्ट सिस्टम कार्य प्रणाली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो भी आ जाता है आपका। और क्रिटिकल सिस्टम की बात करें तो क्रिटिकल सिस्टम भी व्यवस्था उपागम के अंतर्गत आ जाता है। सेवार्थी व्यवस्था के बारे में बात करें तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। व्यक्तित्व व्यवस्था के बारे में बात करें, पर्सनालिटी अप्रोच के बारे में बात करें तो भी इसी में आ जाता है। परिवर्तन अभिकर्ता की बात करें तो भी इसी में आ जाता है। लेकिन टारगेट लक्ष्य की व्यवस्था की बात करें तो ये नहीं आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका यही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेटा, प्रक्रियाएं, उपकरण और संगठन, ये 4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन अभिकर्ता, व्यक्तित्व और सेवार्थी व्यवस्था ये माना जाता है। आपका डी यहाँ पे जो सी वाला है ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का आज जो है। मैं कल आप लोगों की क्लास फिर एक सुबह होगी, मैं 1 घंटे पहले ही बता दूंगा, है ना, कोशिश करूंगा 1 घंटे पहले बता दूं। पूरी कोशिश नहीं रहेगी मेरी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 से आप लोगों का कल यहीं से आगे मैं स्टार्ट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल 2 टाइम आप सबके